India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मणिपुर हिंसा से जुड़े मामले असम होंगे स्थानांतरित। पीड़ित गवाहों को शारीरिक रूप से अदालत में पेश होने की छूट। गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जजों को करेंगे नामित। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड दोषी अमरमणि और मधुमणि त्रिपाठी अच्छे आचरण की वजह से जेल से समय से पहले रिहाई पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कोर्ट ने रिहाई पर रोक याचिका पर यूपी सरकार से मांगा जवाब। नए सेवा कानून का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली सरकार की अर्जी पर केंद्र को नोटिस, 4 हफ्तों में मांगा जवाब। मोदी डिग्री मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देने से किया इनकार। गुजरात हाई कोर्ट 29 अगस्त को मामले पर करेगा फैसला। India Legal presents Courts Roundup. मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामलों को असम स्थानांतरित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से जजों को नामित करने को कहा। आरोपी ऑनलाइन पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मामलों की सुनवाई के लिए एक या ज्यादा न्यायिक अधिकारियों को नामित करने को कहा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कई निर्देश देते हुए कहा कि आरोपियों की पेशी, रिमांड, न्यायिक हिरासत और उसके विस्तार से संबंधित न्यायिक कार्यवाही गुवाहाटी में एक विशेष अदालत में ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर हिंसा से जुड़े जिन मामलों की जांच सीबीआई कर रही है, उनकी सुनवाई पड़ोसी राज्य असम में होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मणिपुर हिंसा से जुड़े मामलों पर सुनवाई के लिए जजों को नामित करने का निर्देश दिया है। देश के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आरोपियों की पेशी, रिमांड, न्यायिक हिरासत जैसी न्यायिक प्रक्रियाएं गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा तय किए गए कोर्ट में ऑनलाइन होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर हिंसा के आरोपियों को मणिपुर में ही न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। आवाजाही से बचने के लिए ऐसा किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अगर मणिपुर हिंसा के पीड़ित गवाह या मामले से जुड़े अन्य लोग ऑनलाइन नहीं पेश होना चाहते हैं तो कोर्ट ने उन्हें शारीरिक रूप से अदालत में पेश होने की छूट रहेगी। 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गीता मित्तल पैनल का गठन किया था, जो मणिपुर में जातीय हिंसा से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और राहत कार्यों की निगरानी करेगा। मणिपुर हिंसा में काफी संख्या में लोगों के विस्थापित होने के चलते उनके पहचान पत्र गुम होने की आशंका है। ऐसे में पैनल ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो राज्य सरकार समेत UIDAI को निर्देश जारी करे कि इन लोगों को आधार कार्ड मुहैया कराया जाए। पैनल ने 3 रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा की हैं, जिनमें लोगों के पहचान पत्र बनाने, मुआवजे को अपग्रेड करने और लोगों को राहत देने के लिए अधिकारियों की तैनाती करने की जरूरत बताई है। आदिवासी समूहों की ओर से पेश वकीलों ने मामलों को असम स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई। गुंजाल्विस ने जोर देकर कहा कि मुकदमे उन न्यायिक स्थानों पर होने चाहिए जहां अपराध हुए थे और कहा कि पीड़ितों को असम जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। पाशा ने कहा कि अगर मामले असम में स्थानांतरित किए गए तो भाषा संबंधी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। उन्होंने वैकल्पिक स्थान के रूप में मिजोरम का सुझाव दिया है।
मणिपुर में 2 महिलाओं को भीड़ द्वारा निर्वस्त्र घुमाने और उनके साथ दुष्कर्म के मामले समेत 10 से ज्यादा मामलों की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। कवित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी करार दिए जाने के बाद उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमिता त्रिपाठी को शासन ने रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है। राज्यपाल की अनुमति पर कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग ने इसका आदेश जारी किया। इस पर अमरमणि ने अवमानना का वाद दाखिल कर दिया और जिसके बाद दोनों को रिहा करने का आदेश शासन ने जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चर्चित कवित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में सजा काट रहे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 8 हफ्ते के बाद होगी। अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी की आजीवन कारावास की सजा को अच्छे आचरण की वजह से समाप्त कर दिया गया है। राज्यपाल की अनुमति से कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग ने इसका आदेश जारी किया है। दोनों कवित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या करने के दोष में गोरखपुर की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। यूपी सरकार ने अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को रिहा करने का आदेश दिया था। यूपी सरकार के इस फैसले के खिलाफ कवित्री मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। निधि शुक्ला की याचिका पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस की कोर्ट में सुनवाई हुई। निधि की वकील कामिनी जायसवाल ने कोर्ट को बताया कि आदेश की भाषा ऐसी है जैसे रिहाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया और 8 हफ्ते बाद सुनवाई की तारीख दी। जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली बेंच से फिलहाल मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला को कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने अमरमणि और उनकी पत्नी की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार करते हुए मधुमिता की बहन निधि शुक्ला की वकील से कहा, अगर आपसे सहमत हो गए तो वापस जेल भेज देंगे। कोर्ट का कहना था कि ऐसे किसी एक पार्टी को सुने कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर 8 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। करीब 20 साल पहले राजधानी की पेपर मिल कॉलोनी में रहने वाली कवित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के मामले की जांच सीबीआई ने की थी। सीबीआई ने अपनी जांच में अमरमणि और मधुमणि को दोषी करार देते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। बाद में इस मामले का मुकदमा देहरादून ट्रांसफर कर दिया गया। दोनों बीते 16 साल से जेल में हैं। उनकी उम्र, जेल में बिताई गई सजा की अवधि और अच्छे जेल आचरण को देखकर यूपी सरकार ने बाकी बची हुई सजा को माफ कर दिया है। 9 मई 2003 लखनऊ के निशादगंज स्थित पेपर मिल कॉलोनी में मशहूर कवित्री मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या की गई थी। अमरमणि कद्दावर मंत्रियों में शुमार थे। इस हत्याकांड के बाद देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2007 को अमरमणि, उनकी पत्नी मधुमणि, भतीजे रोहित चतुर्वेदी और शूटर संतोष राय को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। डीएनए जांच में सामने आया कि मधुमिता के पेट में पल रहा बच्चा अमरमणि का था। निष्पक्ष जांच के लिए और विपक्ष के बढ़ते दबाव की वजह से बीएसपी सरकार को आखिरकार इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति करनी पड़ी। सीबीआई जांच के दौरान भी गवाहों को धमकाने के आरोप लगे तो मुकदमे को देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट शिफ्ट करना पड़ा। देहरादून की अदालत ने चारों को दोषी करार दिया, जबकि एक अन्य शूटर प्रकाश पांडे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। हालांकि बाद में नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रकाश पांडे को भी दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। दिल्ली सरकार अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और उसको लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नए एनसीटीडी संशोधन कानून 2023 को चुनौती दी है और इस कानून को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है। इस बिल को पारित करने के लिए 131 सांसदों ने पक्ष में जबकि 102 ने इसके विरोध में मतदान किया। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा सहमति दी गई, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट नए सेवा कानून का परीक्षण करेगा। दिल्ली सरकार की अर्जी पर केंद्र को नोटिस भेजा गया है और 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। दिल्ली सरकार के अध्यादेश की याचिका में संशोधन कर कानून को चुनौती
देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अर्जी पर कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। दरअसल दिल्ली सरकार ने पहले 19 मई के अध्यादेश को चुनौती दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। इस बीच केंद्र ने बिल पेश किया और अगस्त में संसद ने इसे पास कर दिया। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 अगस्त को इस पर साइन किए और ये कानून बन गया। इंडिया गठबंधन ने राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण कानून का जमकर विरोध किया था। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि ये केवल दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने का प्रयास है। अब दिल्ली सरकार ने अर्जी दाखिल कर संशोधन कानून को चुनौती दी है। इधर गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की द्वारा दाखिल आपराधिक मानहानि मामले में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर निचली अदालत के समन के आदेश पर रोक लगाने की केजरीवाल की अर्जी पर कोई दखल देने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि 29 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई तय है। हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर अपना निर्णय लेगा। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि समन ऑर्डर सही नहीं था जब हमने समन ऑर्डर को सेशंस में चुनौती दी थी। इस बीच निचली अदालत ने 31 अगस्त की तारीख सुनवाई के लिए तय कर दी। जस्टिस खन्ना ने कहा कि जब आरोपी कोर्ट में पेश होगा तो अपनी सभी बात अदालत में रख सकता है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि आरोपी को कटघरे में जाने दीजिए, अपनी बात वहां कहने दीजिए। गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि समन आदेश बिल्कुल सही और सीक्वेंस में है। समन के बाद केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट में अर्जी दाखिल की। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की तरफ से प्रोसेस का गलत इस्तेमाल किया गया, जिस पर कोर्ट को ध्यान देना चाहिए। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मांग की थी कि गुजरात हाईकोर्ट द्वारा उनकी याचिका खारिज करने पर रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई है। जस्टिस एएस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सत्येंद्र जैन को दी गई अंतरिम जमानत को 1 सितंबर तक बढ़ाते हुए मामले की सुनवाई 1 सितंबर को तय कर दी है और कोर्ट में जैन की तरफ से कहा गया कि रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के बाद जैन सर्जरी के बाद की रिकवरी प्रोसेस में है। वहीं ईडी ने अंतरिम जमानत बढ़ाने का विरोध करते हुए कहा कि उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स की सलाह पर्याप्त नहीं है। ईडी ने कहा कि उनके साथ एक सामान्य नागरिक की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए। ये एक दिन की भी मेडिकल जमानत देने का मामला नहीं है। ईडी ने कहा कि केवल इसलिए उन्हें पहले भी जमानत दी गई थी, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे दोबारा भी जमानत दी जा सकती है। सत्येंद्र जैन की तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। जैन को डीडीयू अस्पताल से दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के बाथरूम में चक्कर आने के बाद गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया था। दिल्ली सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वो पुलिस हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान वो बाथरूम में गिर गए थे और इस वजह से उनके कमर में चोट लगी थी। इसके अलावा उन्हें सिर में भी चोट लगने की बात सामने आई थी। इस वजह से वो कई दिनों तक लोकनायक अस्पताल में भर्ती रहे। अभी वर्तमान में वो रीढ़ की हड्डी में परेशानी के चलते बेल पर हैं। जैन पर शेल कंपनियां बनाकर 16 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि के पीछे बसी एक बस्ती में रेलवे अधिकारियों की ओर से किए जा रहे विध्वंस अभियान के संबंध में 16 अगस्त को दिए गए यथास्थिति आदेश को बढ़ाने से इनकार कर दिया। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ को रेलवे ने सूचित कर कहा कि विध्वंस पूरा हो गया है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाया और कहा कि वो विध्वंस से प्रभावित नहीं है क्योंकि वो विवादित क्षेत्र में नहीं रहता है। पीठ ने याचिकाकर्ता को रेलवे द्वारा दायर जवाबी हलफनामे पर प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुमति दी है और मामले को अगले सोमवार के लिए पोस्ट कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 16 अगस्त को रेलवे अधिकारियों की ओर से 10 दिनों तक किए जा रहे विध्वंस अभियान के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था। जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस SBN भट्टी की 3 जजों की पीठ ने सीनियर एडवोकेट प्रशांतो चंद्र सेन की दलील के बाद निवासियों को अंतरिम राहत देने का आदेश पारित किया था कि अगर विध्वंस अभियान जारी रहा तो याचिका निरर्थक हो सकती है। सीनियर एडवोकेट ने पीठ से कहा, जब हमने इस अदालत से संपर्क किया तो उत्तर प्रदेश की सभी अदालतें बंद थीं। इसका फायदा उठाते हुए अधिकारियों ने 100 से अधिक घरों पर बुलडोजर चला दिया। क्षेत्र में लगभग 200 घर हैं, केवल 70-80 घर बचे हैं। इस संक्षिप्त दलील को सुनने के बाद पीठ ने कहा, नोटिस जारी किया। यूनियन ऑफ इंडिया के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को तामील किया जाएगा। 10 दिनों की अवधि के लिए विषय पर असर के संबंध में यथास्थिति रहने दें, इसके बाद सूची बनाएं। सीनियर एडवोकेट के कहने पर पीठ ने याचिकाकर्ता को अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने की भी अनुमति दे दी। पीठ ने संकेत दिया कि अंततः वो पक्षों को सिविल कोर्ट में स्थानांतरित कर सकती है, जहां संपत्तियों के संबंध में मुकदमे लंबित हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा और रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा है। CJI DY चंद्रचूड़ के साथ साथ जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 16 यानी कि सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता के तहत आरक्षण के हकदार हैं। केरल के एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति सूबी केसी द्वारा दायर याचिका ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन या NACO की एक रिपोर्ट पर अदालत का ध्यान आकर्षित किया। इस रिपोर्ट ने संकेत दिया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अपर्याप्त प्रशिक्षण और रोजगार कौशल कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप इस हाशिए पर रहने वाले समूह के लिए रोजगार के अवसरों की भारी कमी हुई है। याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को विभिन्न अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन ये शिक्षा या रोजगार में आरक्षण की पेशकश नहीं करता है। इसके अलावा याचिका में बताया गया कि याचिकाकर्ताओं के अनुरोध के अनुसार सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण लागू करने के लिए उच्च न्यायालयों में कई रिट याचिकाएं दायर की गई हैं। हालांकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए ऐसे आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पाए एक कैदी को बरी करते हुए कहा कि डाइंग डिक्लेरेशन या मरने से पहले दिए गए बयानों पर भरोसा करते समय बहुत सावधानी बरती जानी चाहिए, क्योंकि कानून ऐसे बयानों की सत्यता पर भरोसा करता है। इस संदर्भ में इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर आपको बताएंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन की कानूनी अहमियत और वैधता क्या कुछ है। देखिए इस रिपोर्ट में। Nemo moritris prae sumitir mentere, which means a man will not meet his maker with a lie in his mouth. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इरफान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2022 के केस में कुछ फैक्टर्स लिस्ट आउट किए हैं व्हाइल डिक्लेयरिंग डाइंग डिक्लेरेशन। उससे पहले आइए जानते हैं डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है। ये डिफाइंड है सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 which deals with the admissibility of dying declaration। इसमें लिखा है कि डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी ओरल, रिटन, जेस्चर्स एंड साइन मेड बाय अ डाइंग पर्सन। सुप्रीम कोर्ट ने फैक्टर कंसिडर करते हुए कहा कि डाइंग डिक्लेरेशन अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे रिकॉर्ड की जाए। मजिस्ट्रेट के सामने किया गया डाइंग डिक्लेरेशन मोस्ट रेलेवेंट है। डिक्लेरेशन जबरदस्ती ना हो, सिखाया पढ़ाया ना हो, पुलिस द्वारा लीड ना किया गया हो और स्टेटमेंट प्रॉपर्ली रिकॉर्ड होना चाहिए। अ डाइंग पर्सन्स डिक्लेरेशन शुड बी वॉलंटरी एंड डाइंग पर्सन को डिक्लेरेशन देते वक्त उसकी मृत्यु होने की एक्सपेक्टेंसी हो। चलिए कोर्ट्स राउंड अप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.